ऑथोराइज्ड पर्सन्स की, who are called authorized persons. So authorized person का जो डेफिनेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू फेमा। फेमा के डेफिनेशन के मुताबिक जितनी भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स हैं दे कैन बी अलाउड थ्रू अथोराइज्ड पर्सन्स ओनली। ऑल फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स आर अलाउड थ्रू अथोराइज्ड पर्सन्स ओनली। सो अथोराइज्ड पर्सन्स कौन है? सो दे आर द पर्सन्स हु आर अथोराइज्ड बाय आरबीआई टू ट्रांजैक्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स। सो इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइसेंस देता है। सो एक्स एक एनआरआई है, वाई एक रेजिडेंट है, एंड जेड इज ऑल्सो रेजिडेंट। These people between themselves they cannot transact any foreign currency transactions। आपस में ये कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस ट्रांजेक्ट नहीं कर सकते। अगर इनको फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस करनी है सो दैट कुड बी थ्रू अथोराइज्ड पर्सन्स। अगर ये आपस में करते हैं तो दैट इज अनऑथोराइज्ड, जिनको हम कहते हैं हवाला ट्रांजेक्शंस। सो हवाला ट्रांजेक्शन इज ए फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन विच इज नॉट थ्रू अथोराइज्ड पर्सन्स। सो जो ट्रांजेक्शंस अथोराइज्ड पर्सन्स के थ्रू नहीं है वो अनऑथोराइज्ड हैं, एंड दीज आर कॉल्ड हवाला ट्रांजेक्शंस। सो आई होप अथोराइज्ड पर्सन्स कौन है। अथोराइज्ड पर्सन्स को हम 3 ब्रॉडर कैटेगरी में सेग्रीगेट करते हैं। सो देयर आर 3 ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ अथोराइज्ड पर्सन्स। सो पहली कैटेगरी है अथोराइज्ड डीलर्स की। अथोराइज्ड डीलर्स, अथोराइज्ड डीलर्स के अंदर देयर कैन बी कैटेगरी 1 डीलर्स, देयर कैन बी कैटेगरी 2 डीलर्स, देयर कैन बी कैटेगरी 3 डीलर्स। कैटेगरी 1 में मेनली आते हैं कमर्शियल बैंक्स मेनली। कैटेगरी 2 में आरआरबीज हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं इन सम सर्कमस्टांसेस, एंड कैटेगरी 3 के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। सो 3 तरह के अथोराइज्ड डीलर्स हैं। कैटेगरी 1 जिसमें मेनली कमर्शियल बैंक्स, कैटेगरी 2 जिसमें मेनली आरआरबीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी हैं, फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शन पोस्ट ऑफिस भी हैं। कैटेगरी 3 में वी हैव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कैटेगरी 1 they can undertake almost all type of foreign currency transactions. So category 1 they can conduct almost all types of foreign currency transactions, जिसमें करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस होंगी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस होंगी। कैटेगरी 2 दे कंडक्ट लिमिटेड ट्रांजेक्शंस। इनकी जो ट्रांजेक्शंस हैं लिमिटेड हैं। कैटेगरी 3 इनकी ट्रांजेक्शन लिमिटेड है फॉर देयर ओन कस्टमर्स। तो इनके बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंसिडेंटल टू देयर बिजनेस, सो दे कैन कंडक्ट दोज ट्रांजेक्शंस। अथोराइज्ड पर्सन्स की सेकंड कैटेगरी है मनी चेंजर्स। मनी चेंजर्स, पहले मनी चेंजर्स में 2 तरह के मनी चेंजर्स हुआ करते थे, लेकिन अब मनी चेंजर्स में एक ही कैटेगरी है जिनको हम कहते हैं फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स। फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स। फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स। तो नॉर्मली
ये करेंसी एक्सचेंज का काम करते हैं, तो दे अंडरटेक एक्सचेंज ऑफ करेंसी, जिसमें सेल परचेज दोनों शामिल होंगी। इनकी एक्टिविटी लिमिटेड है एंड नॉर्मली दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटिटीज। सो बिग सिटीज में आप इनकी शॉप्स को देख सकते हैं, वेयर दे ऑपरेट एज मनी चेंजर्स। आई होप कि अथोराइज्ड पर्सन्स क्या होते हैं, अथोराइज्ड पर्सन्स कौन कौन है, उनकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, वो क्या क्या काम कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ऐसा है तो स्माइलिंग आइकन पोस्ट कर दीजिए सो दैट आई कम टू नो कि आपको कुछ नहीं पूछना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। इफ यू हैव सम क्वेश्चन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अब CIB वालों के लिए अथोराइज्ड पर्सन्स को लेकर के बड़ी आसानी से केस स्टडीज डेवलप हो सकती हैं, केस स्टडीज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन केस स्टडी से किसी भी क्वेश्चन से कोई घबराने की जरूरत नहीं। वी नीड नॉट वरी, ओनली अवर कॉन्सेप्ट, जिसको हम फंडा कहते हैं, दैट फंडा शुड बी वेरी वेरी क्लियर। फिर वो क्वेश्चन जैसे मर्जी डाल दे, क्या फर्क पड़ता है, तो फंडा शुड बी वेरी वेरी क्लियर। थोड़े लोगों ने कंफर्मेशन दिया स्माइल करके, क्लास में तो बहुत सारे लोग हैं, सो थोड़े से लोगों ने स्माइल करके कंफर्मेशन दिया है। So NBFCs, they are not part of any category. They cannot undertake this business. चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पर्सन्स। टाइप्स ऑफ पर्सन्स, अभी हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ अथोराइज्ड पर्सन्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पर्सन्स। अकॉर्डिंग टू फेमा देयर आर 2 टाइप ऑफ पर्सन्स। सो फेमा के मुताबिक 2 तरह के पर्सन्स हैं, तो हम पर्सन्स को 2 कैटेगरी में सेग्रीगेट कर सकते हैं। सो 2 कैटेगरीज के ये लोग कौन कौन हैं? एक जिनको हम कहते हैं रेजिडेंट्स, वन विच वी कॉल रेजिडेंट्स, एंड अनदर विच वी कॉल नॉन रेजिडेंट्स। एक रेजिडेंट्स हैं और दूसरे नॉन रेजिडेंट्स हैं। इनकी बड़ी क्लियर डेफिनेशन हमारे माइंड में होनी चाहिए। इसको लेकर के CIB में लगातार क्वेश्चंस और केस स्टडीज पूछे जा चुके हैं, और बहुत सारे केस स्टडीज इसके ऊपर बन सकते हैं, अकाउंट्स को भी साथ में लेकर के। लेकिन फिलहाल रेजिडेंट्स कौन है, उनकी कंडीशंस क्या हैं, वो देखेंगे। और रेजिडेंट को जानने से पहले एक पार्ट और हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे जो हम बातचीत कर रहे हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू फेमा। रेजिडेंट की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में भी प्रोवाइड की गई है, और यहां पे हम डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट वाली नहीं कर रहे होंगे, वहां पे डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, और फेमा में इट इज डिफरेंट। तो यहां पे हम फेमा की डेफिनेशन को बातचीत कर रहे हैं। So resident are those persons who stay in India for more than 182 days during a previous financial year. So those persons who stay in India for more than 182 days during a previous financial year. सो क्वेश्चन है यहाँ पे मौसमी कुमारी का थर्ड कैटेगरी ऑफ, थर्ड कैटेगरी तो मैंने नोट करवाई नहीं, कोई 2 ही कैटेगरी नोट करवाई हैं आपको AP की। एक है आपके अथोराइज्ड डीलर्स और दूसरे मनी चेंजर्स। अथोराइज्ड डीलर में 3 कैटेगरी आपको अलग से नोट करवा दी गई हैं। चलिए, सो रेजिडेंट हम उन पर्सन को कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, ये पर्सन कौन से हो सकते हैं, हु आर दीज पर्सन? सो पर्सन कैन बी इंडियन पर्सन, जिनको इंडियन रेजिडेंट कहेंगे, और पर्सन्स कैन बी फॉरेनर्स ऑल्सो। तो दीज पर्सन्स, हमने डिस्टिंक्शन नहीं करना दोनों के बीच में। सो ये हो गया एक बात। दूसरा बात हो गया उनका स्टे। उनका स्टे कहाँ? इंडिया के अंदर। उनका स्टे कितने पीरियड का, ये तीसरा पार्ट हो गया।
और ये पीरियड ये कॉन्टिन्यूस हो सकता है कि नॉन कॉन्टिन्यूस? सो नॉट नेसेसरली कॉन्टिन्यूस, नॉट नेसेसरली कॉन्टिन्यूस, ये जरूरी नहीं कि वो कॉन्टिन्यूस पीरियड हो। और पीरियड हमने लेना कौन सा है, देखना कौन से 180 डेज, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ये इसका चौथा कंपोनेंट हो गया। तो आज की तारीख में अगर हमने किसी पर्सन को जज करना हो कि वो रेजिडेंट है कि नहीं, तो हम कौन से फाइनेंशियल ईयर को लेंगे, जरा बता देंगे? टू जज दैट पर्सन इज रेजिडेंट और नॉट, किस फाइनेंशियल ईयर के 182 डेज हम काउंट करेंगे? सो किस फाइनेंशियल ईयर के, इस समय फाइनेंशियल ईयर हमारा 2022-23 चल रहा है, तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है। तो हम कौन से फाइनेंशियल ईयर का ये पीरियड लेंगे? 21-22 का। सो इस समय अगर हमने देखना हो 21-22 यानी मार्च 22 में जो पीरियड एंड हुआ, उस साल के अंदर उस इंडिया में 182, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत ध्यान देना है, मोर देन का साइन लगा हुआ है। कई दफा हम 182 डेज का आंसर दे देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो इट इज नॉट 182 डेज अलोन, इट इज मोर देन 182 डेज। तो इन पर्सन को हम कहते हैं रेजिडेंट्स। और इंडियन रेजिडेंट हम उनको कहेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। सो इंडियन रेजिडेंट की कंडीशन क्या हो जाएंगी? एक तो ये ऊपर वाली हो गई, और दूसरा दे आर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, उनके पास इंडियन पासपोर्ट रखने का अधिकार है। उनके पास है या नहीं वो अलग बात है। अगर मेरे पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है लेकिन मैं इंडिया में बर्थ मेरा है, तो मैं इंडिया का पासपोर्ट ले लेता हूं, ले सकता हूं, तो मैं बन जाऊंगा इंडियन रेजिडेंट। आई होप ये छोटी छोटी सारी की सारी बातें आपको एकदम अच्छे से क्लियर है और आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, नहीं तो फटाफट कंफर्म कर दीजिए NQ, नो क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू सभी कंफर्म कर देंगे। CIBB वाले खास तौर के ऊपर इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब केस स्टडी आती है डिपॉजिट अकाउंट्स को लेकर के, लगातार आ रही है वो केस स्टडी, तो फिर वो उसको ठीक से कर नहीं पाते क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम रह जाता है पर्सन्स को लेकर के। तो टाइप कर दीजिए नो क्वेश्चन और टाइप कर दीजिए अपने क्वेश्चन को रिलेटिंग टू दिस पार्ट। इसमें एकदम हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। सो अब हम बात करेंगे नॉन रेजिडेंट्स क्या होते हैं। नॉन रेजिडेंट्स, सो नॉन रेजिडेंट हम उन पर्सन्स को कहते हैं जो रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। तो दोज हु आर नॉट रेजिडेंट्स इन इंडिया, जो इंडिया में रेजिडेंट्स नहीं है, दे आर नोन एज नॉन रेजिडेंट्स, उनको हम कहते हैं नॉन रेजिडेंट्स। तो अगर पासपोर्ट नहीं भी उनके पास लेकिन वो इंडियन सिटीजन है, तो इसका मतलब दे आर रेजिडेंट्स। तो ये जरूरी नहीं कि उनके पास पासपोर्ट हो, तो जिनके पास पासपोर्ट है वो भी, लेकिन जिनके पास पासपोर्ट लेने का अधिकार है वो भी। तो दोज हु आर नॉट रेजिडेंट्स इन इंडिया, तो उनको हम कहते हैं नॉन रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट हमारे पास 3 तरह के हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। तो ये 3 टाइप के नॉन रेजिडेंट कौन कौन से हैं? 1, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। सेकेंड कैटेगरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। तो पहली कैटेगरी बन गई NRIs की, दूसरी कैटेगरी बन गई PIOs, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो समटाइम हम इनको OCI कार्ड होल्डर्स भी कह देते हैं। दे आर नोन एज OCI। OCI मीन्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI कार्ड होल्डर्स। और तीसरी कैटेगरी हमारे पास है फॉरेन नेशनल्स या फॉरेनर्स की।
फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन एंटिटीज, फॉरेनर्स, ये तीसरी कैटेगरी है। अब अगला पॉइंट ये आता है कि एनआरआई होने की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो अब उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई किनको कहेंगे? एनआरआईज वो लोग हैं जो इंडियन सिटीजन्स हैं बट दे आर रिजाइडिंग आउटसाइड द कंट्री। दे आर इंडियन सिटीजन्स, इनके पास सिटीजनशिप इंडिया की है, but they are not residing in India. They are residing outside India. And normally it is for uncertain period. So this is for uncertain period. And normally ये वहां बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या वहां के वो रेजिडेंट बन गए हैं। So normally they remain outside India in connection with their business, in connection with their profession, in connection with their residence. So profession mean इनकी जॉब। सो जो हमारे एम्बेसीज हैं आउटसाइड द कंट्री, तो वहां पे जो लोग जॉब कर रहे हैं, डिप्यूट किए गए हैं, अगर वो रेजिडेंट की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे तो वो नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। सो डेपुटेशन जो लोग गए हुए हैं, इवन बैंकों के अंदर देयर आर पीपल हु हैव बीन सेंट आउटसाइड द कंट्री फॉर असाइनमेंट्स फॉर सम पीरियड। अगर वो रेजिडेंट की कंडीशन को पूरा नहीं कर रहे तो दे बिकम एनआरआईज। इसी तरह से ही इंडियन स्टूडेंट्स स्टडीज पर्पज के लिए गए हैं, तो उनको भी आरबीआई कहता है कि उन्हें भी हमें एनआरआई में क्लासिफाई करना है। इंडियन रेजिडेंट्स, सॉरी, इंडियन स्टूडेंट्स फॉर स्टडीज अब्रॉड, दे आर ऑल्सो एनआरआईज। उनका क्लासिफिकेशन भी एनआरआई में करना है। नाउ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनकी पहली कंडीशन है, द फर्स्ट कंडीशन इज दे आर सिटीजन ऑफ सम अदर कंट्री। वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, ये उनकी पहली कंडीशन है। सो एनआरआई, उनकी पहली कंडीशन यही है कि वो इंडिया के सिटीजन हैं। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनकी पहली कंडीशन यही है दैट दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर सिटीजन ऑफ सम अदर कंट्री। बट सेकेंड कंडीशन, दे आर रिलेटेड टू इंडिया इन वन और अदर वे। तो वो कौन कौन से मेथड है? हु हेल्ड इंडियन पासपोर्ट एनी टाइम, जिनके पास किसी समय इंडियन पासपोर्ट था। तो जिनके पास किसी समय इंडियन पासपोर्ट था, जब वो इंडिया में रहते होंगे तो उनके पास इंडियन पासपोर्ट होगा। ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर इंडियन सिटीजन्स। उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर इंडियन सिटीजन रह चुके हों, पेरेंट्स को भी शामिल करना है, ग्रैंड पेरेंट्स को भी शामिल करना है। और ग्रैंड पेरेंट्स में पेटर्नल मैटरनल दोनों ही आ जाएंगे। तो मदर की तरफ से पेरेंट्स जो हैं और फादर की तरफ से जो पेरेंट्स हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स दोनों आ जाएंगे। यानी 6 में से कोई एक, पेरेंट्स 2 हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स में से 4 हो गए, मदर की साइड से और फादर की साइड से। यानी उन 6 में से कोई एक अगर इंडियन सिटीजन है तो फिर वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाएगा। या उनका सपोज इंडियन सिटीजन है, वाइफ या हस्बैंड उनका इंडियन सिटीजन है या था, तो ये बन जाएंगे सारे के सारे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, सो ना तो वो रेजिडेंट है, ना नॉन रेजिडेंट है, ना पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड ए फॉरेनर। सो अदर पर्सन्स आर फॉरेनर्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन सारी हमने अंडरस्टैंड की, आई एम श्योर कि ये सारी क्लासिफिकेशन हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर ली होगी। इसके बेसिस के ऊपर कौन सा अकाउंट कौन खोल सकता है, कौन सा अकाउंट कौन नहीं खोल सकता, किस अकाउंट को किस कंडीशन के साथ खोला जाएगा, ऑल दैट डिपेंड्स अपॉन दैट। अगर ये रूल हमें ठीक से आते होंगे
तो फिर वो जो डिफरेंट टाइप के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं उनके बारे में हम हर एक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो उनको कौन खोल सकता है कौन नहीं खोल सकता उस पार्ट को लेकर के। तो चलिए एक बार फिर मुस्कुरा के दिखा दीजिए अगर हर चीज आपको अच्छे से क्लियर है।